उत्तर प्रदेश चुनाव की करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में थे। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कैराना और कांधला पलायन, गुंडागर्दी और डेमोग्राफी बदलने की साजिश के लिए चर्चा में रहते थे, लेकिन आज डबल इंजन सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए श्रद्धालुओं से अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी तरह की अराजकता या हुड़दंग से बचना जरूरी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पलायन को लेकर अपनी बात रखी है, ये सुन लेते। कैराना का पलायन, कांधला का पलायन एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांधला और कैराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है लगातार बीजेपी पर। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दिया। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। आज मैं कह सकता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। तो सीधे जवाब दिया है विपक्ष को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। शामली में थे आज और उन्होंने पलायन के मुद्दे पर विपक्ष ने जिस तरह से चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाया है, उस मुद्दे पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया है। और कांवड़ यात्रा को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कांवड़ियों में से सीएम की अपील है कि वो हुड़दंग ना करे, शांतिपूर्ण तरीके से वो इस यात्रा को निकाले। आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है, सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है। और मैं आज के इस अवसर पर जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य
ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, हुड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। और उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। अब संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पार्टी जल्द ही प्रदेश के 6 प्रमुख संगठनात्मक क्षेत्रों काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, ब्रज और पश्चिम के लिए नए क्षेत्रीय प्रभारियों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार नियुक्तियों में जातीय और सामाजिक संतुलन पर विशेष जोर रहेगा ताकि विपक्ष के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण का प्रभावी जवाब दिया जा सके। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार परंपरा से हटकर कुछ नए चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। 6 क्षेत्रों और 98 संगठनात्मक जिलों वाले यूपी बीजेपी के इस संगठनात्मक फेरबदल को मिशन 2027 की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद संगठन को और मजबूत करना है और हर वर्ग में राजनीतिक पहुंच बढ़ाना है। और अजय इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलते सीधे अजय दुबे के पास। अजय, बड़ी तैयारियां हैं, जाहिर तौर पर 2027 ज्यादा दूर नहीं है। 7 से 8 महीनों में चुनावों में उतरना है और बीजेपी ने कमर कस ली है। और बिल्कुल देखिए, बीजेपी में अभी भी ये बात करते समय हम मौजूद हैं और ऊर्जा कार्यालय की बदली हुई है। नए जो ये पदाधिकारियों का ऐलान हुआ है उसके बाद से ये एनर्जी बदली है और जो बचा हुआ पूरा स्ट्रक्चर है चुनावों को लेकर उसकी भी तैयारी कर ली गई है। इस स्ट्रक्चर में खास तौर पर जाति इक्वेशन को ध्यान दिया जा रहा है। पीडीए का वो नैरेटिव जो लोकसभा चुनाव में भाजपा पे भारी पड़ा था उसका काट निकालने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी है। जो लिस्ट पूरी आई थी हमने पिछले दिनों देखा, उसमें तमाम पदाधिकारियों में जो ओबीसी समाज से आने वाले लोग थे उनके आंकड़े को बढ़ाया गया। तो आने वाले दिनों में भी जो नियुक्तियां होने जा रही हैं खास तौर पर क्षेत्रीय आधार पर जो समाज का प्रतिनिधित्व उनके आंकड़ों के आधार पर है वो करने की भाजपा की तैयारी है। खास तौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां के लिए विशेष प्लान तैयार है, पूर्वांचल के लिए खास प्लान तैयार है, जो आबादी के हिसाब से नेतृत्व संगठन में देने की भाजपा की तैयारी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए अजय। और अगली जो खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2027 को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी इस बार महिलाओं पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस करीब 35% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। इसके लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पार्टी ने तय किया कि हर विधानसभा क्षेत्र से तैयार होने वाले उम्मीदवारों के पैनल में कम से कम एक महिला का नाम अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बैठकों में इस रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। कांग्रेस का मानना है कि महिलाओं की अधिक भागीदारी से संगठन और चुनावी प्रदर्शन दोनों को मजबूती मिलेगी। और अजय हमारे साथ है। अजय, कांग्रेस को यह अंदाजा लग गया है जो लॉयलिस्ट रही हैं बीजेपी की वो महिलाएं रही हैं दूसरे प्रदेशों के चुनावों में हमने देखा, और इस अंदाजे से वो अपनी रणनीति भी अब तैयार करने में लग रही है, ऐसा लग रहा है। निश्चित ही एक बड़ा वोट है महिलाओं का। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 22 के चुनावों में भी एक प्रयोग करती हुई कांग्रेस दिखाई दी थी। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नैरेटिव था। तमाम कैंपेन्स में जो कलर भी पूरे कैंपेन का था वो महिलाओं को आकर्षण लगने वाला दावा था कांग्रेस की तरफ से, उनसे जुड़ा हुआ है। कई सारे हमने प्रोग्राम देखे थे। लेकिन इस बार जो रणनीतिक बातचीत हो रही है उसमें उम्मीदवारों के चयन में जो तमाम तैयारियां हैं उनमें खास तौर पर प्रोफाइल ऐसी आइडेंटिफाई करने की कोशिश है जो महिलाओं से जुड़ी हो, ऐसी महिलाएं जो संगठन के प्रति हमेशा ईमानदारी रखी हो, जो लगातार बनी हुई हैं, अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करती हैं, चुनावी क्षेत्रों में भी मजबूत है, जमीन पर भी जिनकी पकड़ है, ऐसे कैरेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करने का काम संगठन कांग्रेस का कर रहा है। जी, शुक्रिया इस जानकारी और अपडेट के लिए आपका अजय। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो जुड़ी हुई है दिल्ली से। दिल्ली के चांदनी महल इलाके से बड़ी खबर आ रही है। बीएलओ महिला शिक्षक से बदसलूकी का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। महिला बीएलओ से गाली गलौज का आरोप है। शिकायत के बाद बीएनएस में मामला दर्ज हुआ है। एसआईआर ड्यूटी के दौरान हुआ ये विवाद। चुनाव आयोग के काम में बाधा का आरोप तय हुआ है। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है।
उधर दूसरा जो बड़ा मामला है, नागरिकता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता नागरिकता तय करना ईसीआई का अधिकार नहीं। ईसीआई की भूमिका मतदाता सूची तक ही सीमित है। ये बड़ा एक तरह से कहें तो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ईसीआई को मतदाता सूची से नाम हटाने का अधिकार